अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़, मेरे साथ मौजूद है राना मोहम्मद अजीम साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से। मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने एक बड़ा अहम फैसला किया है। गवर्नर सिंध बातें कर रहे थे कि बहुत बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं, लेकिन वो तब्दीली शायद उनकी अपनी ही थी। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध लगाने का फ़ैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से। और अगर हम माजी में चले जाएँ तो हमें ये समझ लगती है कि सियासी जो आदमी होता है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। यक जुम्बिश कलम जिसको 5 साल के लिए नाअहल कर दिया जाए, एक वक्त ऐसा आता है कि उसको फिर से गवर्नर सिंध बनाने के लिए हुकूमत फ़ैसला कर लेती है। निहाल हाशमी साहब को तौहीन अदालत केस में हमें याद है कि सज़ा सुनाई गई थी और 5 साल के लिए वो नाअहल हो गए थे। उस वक्त वो सेनेटर भी थे। इस पर हम बात करेंगे कि जो सियासी शख्सियत होती है वो किस तरह से अपना कम बैक करती है। MQM ने खैर इस पर इजहार लाइल्मी किया है। उन्होंने कहा है कि इस तब्दीली पर हुकूमत ने हमें एतमाद में नहीं लिया। फारूक सत्तार साहब ने कहा कि हमें फिल फॉर हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए है, लेकिन बाकायदा तौर पर MQM इस पर अपना लाएअमल और रद्द अमल जो है वो देगी। दूसरी जानिब बानी PTI इमरान खान की फौरी अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद की है और हुक्म दिया है कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद फौरी तौर पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दें और डॉक्टर नदीम कुरैशी और डॉक्टर आरिफ खान को इस मेडिकल बोर्ड का हिस्सा बनाया जाए, इसमें उनको शामिल किया जाए। ये जो फैसला दिया गया, आज जो समाअत हो रही थी, जो रिमार्क सामने आ रहे थे, उसके बाद ये जो फैसला सामने आया PTI का, इस पर क्या रद्द अमल है, इस पर भी हम बात करेंगे। एक बहुत अहम चीज़ आज हुई, आलमी मंजरनामे की हम बात करें। नौमुंतखब ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का पहला ऑडियो पैगाम जारी किया गया। उनका वो पैगाम सामने आया है। उन्होंने शहदा के खून का बदला लेने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने मज़ीद कहा कि आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। साथ एक बहुत अहम बात उन्होंने की कि मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अड्डे बंद किए जाएं वरना हमले जारी रहेंगे। इस ऑडियो पैगाम के बाद हमने देखा कि आलमी तौर पर तेल की कीमतें ऊपर जाना शुरू हो गई हैं। इसी पर बात करेंगे। राना साहब, पहले बात कर लेते हैं, ये वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है। गवर्नर सिंध कुछ तब्दीलियों की बात कर रहे थे और लेकिन तब्दीली शायद उनकी ही हो गई है। आप किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? निहाल हाशमी साहब को किस तरह से देखते हैं? एक सियासी आदमी तो हैं, लेकिन नून लीग ने, हमें याद है कि एक दफ़ा उनको पार्टी से निकाल भी दिया था, फिर एक फैसला उनके खिलाफ आया था। आज वो गवर्नर सिंध लगना जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार खित्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें हमजा साहब, एक बात तो बड़ी क्लियर है। अगर आप थोड़ा सा माजी देखें, थोड़े से आने वाले दिन देखें और मौजूदा हालात देखें, तो मुस्लिम लीग नून पे एक क्वालिटी तो मैं उसे हमें मानना पड़ेगा। उन्होंने अपने सियासी कारकुन को, अपने सियासी साथी को, चाहे उसने किसके खिलाफ बोला है, चाहे उसने क्या किया है, जब इनके पास वक्त आया तो इन्होंने उसे इक्तदार में हिस्सा जरूर दिया। ये इनमें एक क्वालिटी है पाकिस्तान की सियासत में, पीपल्स पार्टी में और नून लीग में। इन दोनों में ये क्वालिटी मौजूद है, ये और किसी सियासी जमात में क्वालिटी नहीं है। जहां तक बात है कि ये फैसला कैसा है, वही सीधी सी बात है, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। मुस्लिम लीग नून ने वादा किया MQM के साथ के बल्दियाती जो उनके एक्ट है, बल्दियात के हवाले से जो उनकी तरमीम है, पहले 26वीं में, फिर 27वीं, फिर वो उम्मीद लगा के बैठे थे 28वीं, जो भी नहीं हुई, उनका कोई काम नहीं हुआ। तो अब उसके बावजूद हमेशा वो एक लफ्ज कहते होते हैं कि वो वसी तर मुल्की मुफाद में हम हुकूमत के साथ हैं। हमने कई प्रोग्राम में पूछा उनसे कि ये बताएं, आपने जो डिमांड रखी थी पूरी नहीं हुई, आपने फलां चीजें रखी थी पूरी नहीं हुई, क्यों साथ है? फिर वो एक लफ्ज जो मैं कह रहा हूँ साफ के लिए था, वसी तर मुल्की मुफाद में। देखिए, अब वसी तर मुल्की मुफाद में ही ये फैसला हो गया और वसी तर मुल्की मुफाद में होने वाले इस फैसले के बाद मैं अभी कामरेड टेसोरी साहब का वो खिताब सुन रहा था जो उन्होंने इफ्तार डिनर से गवर्नर हाउस में किया और बड़ा धुआंधार खिताब भी था। फिर लोगों ने बड़ा रोते हुए कहा कि आप ना जाएं। ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर सामने आई। फारूक सत्तार साहब को भी उन्होंने कहा कि फारूक सत्तार साहब आप रोकें इन्हें, फलां करें। लेकिन बात बड़ी सिंपल सी है, ये लेट हो गया। ये काम आज से कोई 1 माह पहले हो जाना था, लेकिन किस वजह से डिले हुआ वो अब टीवी पे बता नहीं सकते। ये हो जाना था, ये फैसला हो गया था।
राना साहब, आप तैमूर तालपुर साहब से आप तालपुर साहब से 12 पूछते रहे हैं और उन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी। और तालपुर साहब ने कहा था ये हो रहा है, हाँ जी। लेकिन हमने याद करें जब शैला रजा से पूछा तो शैला रजा साहबा ने कहा नहीं नहीं ऐसी दूर तक बात नहीं, पता नहीं क्या। बस ये फैसले वो है। मैं आपको एक बात दोबारा क्लियर कर दूं, अगर आप कहें कि सियासी जमातों में या सियासी लीडरों को ऊपर वालों को पता होता है, नीचे जो पंजाबी कही थी ना सारे फारग ने, नीचे किसी को नहीं पता होता क्या है क्या नहीं है, सब सिर्फ अंदाजे लगाते हैं। देखिए एक चीज तो बड़ी क्लियर है, एमक्यूएम ने अगर अपनी सियासत को जारी रखना है सियासी तौर पर तो एमक्यूएम हुकूमत से अलहदा हो जाएगी। अगर एमक्यूएम ने सरवाइव करना है, अपने अवाम में जाना है, तो एमक्यूएम को हुकूमत से अलहदा होना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप गवर्नरशिप भी आपसे ले ली जाए। अगर वो आपका हक था तो फिर इसकी जगह एमक्यूएम का बंदा आना चाहिए था ना। इसका मतलब मान लिया गया कि गवर्नरशिप जो थी आपका हक नहीं था, ले लिया गया, तो फिर आप कैसे तसव्वुर करेंगे कि आने वाले दिनों में कोई एक चीज जो है एमक्यूएम की मानी जाएगी। ठीक है राना साहब, मैं दो रास्ते आपको सर क्या नजर आते हैं? पहला रास्ता ये है कि जो वफाकी वजारतें हैं एमक्यूएम क्या वो वापस कर देगी और हुकूमत से अलहदा हो जाएगी, या हुकूमत के साथ रहेगी लेकिन एहतजाजन वफाकी जो वजारतें हैं वो वापस कर देगी? इन दो में से आपको कौन सा ऑप्शन लगता है कि एमक्यूएम चुनेगी? साहब मैं कमाल आप पे सदके जाऊं यार, ये कौन सी एहतजाज हुआ कि आपने रहना भी साथ है? सर मजबूरी है ना, उधर भी पीपल्स पार्टी है। 2 तलाकें दे दो, तीसरी ना दो। 2 तलाकें दे दो, तीसरी ना दो, फिर तो तलाक ना हुई। अगर तलाक देनी है तो पूरी तलाक दे। देखें आपने अवाम में जाना है, आप अवाम को क्या कहेंगे कि गवर्नर सिंध एमक्यूएम से क्यों ले लिया गया वापस? वफाक ने लिया है ना। जी जी, ये वफाक का एक ओहदा होता है, वजीर आजम पाकिस्तान वफाक ने ले लिया ना। जी जी, सदर ने उसका नोटिफिकेशन कर दिया। अब बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ये वजारतों में रहते हैं और हुकूमत का हिस्सा रहते हैं तो आने वाले दिनों में इनकी सियासत मुतासर होगी। ये आपको बड़ा क्लियर किया। मेरी आज 2 लोगों से बात हुई है, बल्कि मेरी उन दोनों से जिन 2 अफराद से बात हुई, दोनों कौमी असेंबली के मेंबर हैं। मैंने उनसे कहा ये क्या हो गया आपके साथ? तो उन्होंने मुझे हंस के कहा कि उन्होंने कहा बात यह है राना साहब, हुआ हमारे साथ वही है जो हमेशा होता है। तो मैं क्या अब आप वही करेंगे जो हमेशा करते हैं? उन्होंने कहा जो उसी तरह पे काम करेंगे। हमारे पास सेकंड ऑप्शन ही कोई नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल उन्होंने क्या ये बात देखें। अब तब्दीलियां, इस एक तब्दीली को तब्दीली ये ना समझिएगा, अभी और भी सियासी बयान है। हमने अपने ही प्रोग्राम में कहा था कि कुछ बड़ी तब्दीलियां होंगी। हमने अपने ही प्रोग्राम में कहा था कि एक नहीं 2 गवर्नर तब्दील होंगे, अच्छा। एक वजीर आला तब्दील होगा, और आप देख लीजिएगा कुछ अरसे बाद एक और गवर्नर तब्दील होगा, एक वजीर आला तब्दील होगा। ये सारी चीजें चलेंगी, ये हो नहीं सकता कि ये चीजें ना हो। ये सारी चीजें चलेंगी, तब्दीलियां होंगी। आने वाले जो दिन है उनमें सियासी मौसम भी बड़ी तेजी से तब्दील होगा। बज़ाहिर जो हो रहा है वो है नहीं, और जो नहीं हो रहा ना वो पसे पर्दा हो चुका है। अब उसके लिए कौन सा वक्त होगा, कौन सा दिन होगा, क्या नहीं होगा, आप ऐलान सुनेंगे अभी एमक्यूएम का कुछ देर बाद। जो मुझे जो तवक्को है कि वो कहेंगे चूंकि हिस्से की सूरत हाल ऐसी नहीं है कि हम एहतजाज करें, तो इसलिए हम हुकूमत से नाराज जरूर हैं, लेकिन हम एहतजाज नहीं करेंगे। वैसे आप अपोजिशन बेंचों पे भी नहीं बैठना चाहते, आप हुकूमत का हिस्सा भी रहना चाहते हैं, तो फिर वो जो भी मैंने आपसे कहा कि 2 तलाकें होंगी, तीसरी नहीं देनी, क्योंकि तीसरी दे दी तो लहदा होना पड़ जाएगा, और लहदा हम हो नहीं सकते। साकिब साहब, ये जो डेवलपमेंट है इसमें एमक्यूएम ये कह रही है कि हमें तो इल्म भी नहीं है कि हुकूमत ये फ़ैसला कर रही है और हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है। इस्लामाबाद में सर क्या बातें हो रही हैं? क्या हुकूमत अफोर्ड कर सकती है कि एमक्यूएम की अच्छी खासी प्रेजेंस है, उनको चाहिए एमक्यूएम का साथ चाहिए, और क्योंकि दूसरी जमात फिर बड़ी पीपल्स पार्टी है, ये 2 ही ऐसी जमातें हैं जिनकी वजह से हुकूमत थोड़ा सा सिक्योर फील करती है। बेशक उनके पास अपने नंबर पूरे हैं, तो एमक्यूएम अलहदा हो रही है, नहीं हो रही है, या एमक्यूएम की वजारतें बढ़ाई जा रही हैं कि चलें आपको उधर कंपनसेट कर देते हैं?
अच्छा हमजा साहब, मेरा नहीं ख्याल कि कोई वजारतें बढ़ेंगी या कोई मामला होगा। एमकेएम को मनाना बड़ा ही मुश्किल, आसान जो है वो मुश्किल नहीं बल्कि बड़ा आसान है। हम कई दफ़ा एक पूरी हिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं। एमकेएम जब एमकेएम थी तो और थी, जब एमकेएम पाकिस्तान हुई और उसके बाद ये सारी जो मुस्तफ़ा कमाल और उनकी जमातें जो है वो इकट्ठी हो गई और सारा इत्तेहाद हो गया, और उसके बाद से लेकर तो हम ये कह रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम हो या 26वीं आईनी तरमीम हो, जिस तरह हुकूमत ने इनको हैंडल किया है और जिस तरह इनको जनाब अगर मगर करके कि ये भी हो जाएगा, कर लेंगे, फिर अगली तरमीम पे कर लेंगे, फिर अब 28वीं का जो है वो उनको जो है वो लारा लगाया हुआ है और ये बिल्कुल खामोश होकर बैठे हुए हैं। कोई एहतजाज, कोई ऐसी मूव हम जब नहीं देखते, तो इसलिए इसको भी वो एक्सेप्ट कर लेंगे। उसकी एक वजह यह भी है कि कामरान टिसोरी साहब 9 अक्टूबर 2022 को ये गवर्नर सिंध बने थे और आज जो है वो 12 मार्च 2026 है। ये 3 साल और 5 माह जो वो बनते हैं। तो 3 साल 5 माह एमकेएम पाकिस्तान का गवर्नर रहा है। अब उसने पूरी जिंदगी तो थोड़ा रहना है ये बड़ा हिस्सा है ना। फिर एक और वजह भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो एक मुआहदा था, जो मामला था, उसमें एक चीज़ जो बड़ी वाज़े तौर पर थी कि जो सिंध का गवर्नर होगा मुस्लिम लीग नून का होगा जी। अब ये 2025 में जब ये इलेक्शन हुए तो उस इलेक्शन के बाद से लेकर आनवर्ड अगर आप देखें तो सिचुएशन बल्कि 2024 में तो ये 2-2.25 साल जो है ये मुस्लिम लीग नून खामोश रही है। वो अपना गवर्नर ला सकते थे, उन्होंने अकोमोडेट किया है जो टसोरी साहब को और एमकेएम पाकिस्तान को और अपना ताखीर से गवर्नर लाया है। तो मेरा तो ख्याल है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, मेहरबानी जी आपने हमें गवर्नर भी दिया हुआ था। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ी तब्दीली जो है वो एमकेएम की तरफ से आ सकती है। जहां तक बात है, निहाल हाशमी साहब एक बड़ा अहम किरदार है मुस्लिम लीग नून सिंध की जो सियासत है उसमें। और जो राना साहब ने ये बात की कि मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, उनकी एक खूबी आपको माननी पड़ेगी कि वो अपने वर्कर को भूलते नहीं है। ये जो निहाल हाशमी साहब हैं, इनको 1 फरवरी 2018 को सजा हुई थी और मेरे ख्याल में मई 2017 या जून 2017 में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उस वक्त नवाज शरीफ साहब पर, मुस्लिम लीग नून पर बड़ा सख्त वक्त था और उस वक्त एक ऐसा स्टेटमेंट इन्होंने दिया था उस वक्त की जुडिशरी और जीआईटी के हवाले से कि मुस्लिम लीग नून ने इनके सेनेटर के वो रिजाइन मांग लिया था और इन्होंने नवाज शरीफ साहब से जो मिलने की कोशिश की थी, मुलाकात की इजाजत नहीं मिली थी। और फिर जो है वो 1 फरवरी 2018 को इनको 1 माह की सजा और जो है वो 50,000 जुर्माना हुआ। 5 साल के लिए ये नाअहल हो गए, 2023 फरवरी तक ये नाअहल रहे हैं। तो इससे बड़ी एक पार्टी के लिए क्या कुर्बानी हो सकती है कि मुश्किल तरीन वक्त में उन्होंने जेल भी काटी, पार्टी से भी उनको उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया था मुस्लिम लीग नून ने। तो अब जाकर 2026 में उनको जो है एक्नॉलेज किया गया है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि निहाल हाशमी की राय से, उनकी पार्टी की राय से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन निहाल हाशमी एक जेन्युइन वर्कर हैं और एक वर्कर की तरह उन्होंने काम किया। तो मेरा ख्याल में बड़ी सूटेबल जगह पे मुस्लिम लीग नून को उनको लगाया है और वर्कर्स को हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज को याद रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, और ये भी देखना होगा कि आने वाले दिनों में वो पॉलिटिकली कितने एक्टिव हो सकते हैं सिंध के अंदर, कराची की सियासत के अंदर, और नून लीग के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं। राना साहब, नौ मुंतखब ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का सर पहला जो ऑडियो पैगाम है वो भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डे बंद किए जाएं वरना हमले जारी रहेंगे। साथ उन्होंने कहा कि जी कि हम बदला लेंगे और खून का बदला लाजमी तौर पर लिया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। और इस बयान के बाद हमने ये देखा है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें ऊपर गई हैं। इस बयान को आप किस तरह से राना साहब समझते हैं कि कोई डी एस्केलेशन हो रही है या ये बयान जो है मजीद जंग को तवालत देगा? देखिए, मैं आज भी अपनी इस बात पे मेरे सोर्स यही कह रहे हैं कि मामला तय हो रहे हैं। अच्छा, मेरे सोर्स यही कह रहे हैं कि मामला जो है वो किसी तरफ जाने वाले हैं। मेरे सोर्स यही कहते हैं कि ये मौसीकी ना होगी तो फिर क्या होगा। अच्छा। देखिए, एक चीज तो आप देखें कि नए सुप्रीम लीडर की जो बात आई है, ऑडियो मैसेज आया है, वीडियो पैगाम नहीं। जी जी, ऑडियो। ये बातें बड़ी गर्दिश कर रही है कि शायद उन पे हमला हुआ है,
ये गर्द शिकारी है जो चीजें जी। लेकिन इसको कंफर्म कोई नहीं कर रहा, ईरानी मीडिया कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग जो है बेनौली दीगर मीडिया के जो है वो इसे कह रहे हैं। इसी तरह अगर आप गौर करें कि जब तक मामला सही ना होने होते, अगर आज के दिन तक ये मामला सही तरफ ना जा रहे होते तो शायद जितनी तेजी 2 दिन पहले जंग में थी आज उससे ज्यादा तेजी, आज वो तेजी नहीं है। तो ये मामला किसी तरफ जा रहे हैं। अभी बहुत सी फ्लाइट्स भी खुल गई हैं, बहुत से जो है सिलसिले शुरू भी हो गए हैं। देखिए एक चीज तो है बड़ा क्लियर, आप अपने ब्रादर इस्लामी ममालिक से नहीं लड़ सकते, आप किसी सूरत ये अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको जिससे आप लड़ रहे हैं अगर आपने उसी से लड़ना है तो आपको अपने इर्द गिर्द जो है वो अपने महफूज ठिकाने रखने पड़ेंगे। तो ऐसी चीजें चल रही हैं और उसके अलावा बड़े अहम किरदार, मैंने कल भी कहा था 4 ममालिक का बड़ा अहम किरदार होगा और चारों ममालिक वो अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आपको मैक्सिमम आपको बताऊं ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन में हम अपने प्रोग्राम में ये बात डिस्कस कर रहे होंगे कि मामला चल पड़े हैं, ये वाज़ेह चीजें वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि ईरान का जो नुकसान हुआ है इतने ही बड़े कोई और भी सियासी जो किसी और मुल्क के लीडर जो है वो भी दुनिया से चले गए हों, वो भी मारे जाएं और फिर ये बात जो है आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल करे कि हमने ये बदला ले लिया है। ये चीजें होने जा रही हैं। मेरे पास इतला ये है कि बहुत जल्द जो है वो सीज फायर की तरफ जाया जाएगा। देखिए अमेरिका भी अब भागने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है जी। तो मैंने कहा कि हर शख्स जो है वो अपने लिए महफूज रास्ता ढूंढ रहा है। यहाँ पर भी वही सियासत हो रही है जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है ना, इंटरनेशनल भी वही सियासत चल रही है। यहाँ पर भी महफूज रास्ते की तलाश है चाहे कोई भी हो, और वहां पर भी महफूज रास्ते की तलाश है चाहे इंटरनेशनल सतह पे आप जितने मर्जी बयान दें, जितनी मर्जी लड़ाई लड़े, आप कितनी की लड़ाई लड़ लेंगे। आप, मैं फिर कह रहा हूँ, आप 2 मुल्कों के साथ लड़ रहे हैं, आप 100 मुल्कों के साथ नहीं लड़ सकते। आप पूरी माशरत जो है उसे तबाह नहीं होने कर सकते। वो माशरत तबाह होगी तो आपके वो इत्तेहादी जो आपके बेहतरीन इत्तेहादी है, जिनके साथ आपके एग्रीमेंट चल रहे हैं, जिनके साथ आपने सारा तेल तय किया हुआ, जिनको आप तेल बेच रहे हैं, वो भी जो है मुतासर होंगे। और इससे पहले कि वो मुतासर हो, वो किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि ये इतना मामला बिगड़े। तो मेरे पास इतला ये है कि कुछ कुव्वतें जो है 4 ममालिक जो है इसमें रोल अदा कर रहे हैं। आइंदा आने वाले हफ्ते में जब हम प्रोग्राम में बैठेंगे तो ये चीजें हमारे सामने भी, हमारी दुआ भी यही है। जी जी बिल्कुल, हमारी दुआ भी यही है कि खित्ते में अमन हो। हम अमन चाहते हैं जी, बिल्कुल। अच्छा साकिब साहब, एक जानिब ये बयान है जो नौमुंतखब ईरानी सुप्रीम लीडर का जो पैगाम है वो आया है, दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने 3 शराइत रखी हैं जंग ख़त्म करने के लिए। पहली है कि ईरान के जायज़ हुकूक उनको तस्लीम किया जाए, मुआवजा अदा किया जाए और मुस्तकबिल में हमलों से बचाव के लिए बैन अल-अक़वामी ज़मानतें फराहम की जाएँ। तो ये दोनों बयान बिल्कुल अपोजिट लगते हैं, मुख्तलिफ लगते हैं। बिल्कुल, ये उनके जो मुतालबे उनको कहें, बयान कहें या जो भी इसको आप कह लें, शराइत कह लें कि जिन किन शराइत पर ये जंग जो है वो ख़त्म हो सकती है, तो ये शराइत अब अमेरिका बहादुर कैसे मानेगा कि जो ट्रंप जो है वो कह रहा है कि पता नहीं हम ईरान को तहस नहस कर देंगे और ईरान को कभी एटमी ताकत नहीं बनने देंगे। उस जो बयान आया है सदर ट्रंप का, उन्होंने कहा है कि अमरीकी मईशत से ज़्यादा जो है ईरान को जो है वो एटमी ताकत बनने से रोकना ज़रूरी है। तो वो इस तरह उसको जो है पोर्ट्रे कर रहे हैं। फिर जो खलीजी ममालिक हैं उनकी जानिब से भी यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो अमरीकी इंतज़ामिया पर मौजूद है। तो वो खलीजी ममालिक का भी आप जो है वो जिक्र करते हैं कि हम उनको ईरान के इस सारे हमलों से प्रोटेक्ट करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो ईरानी सदर ने बात की है, फिर जो ईरानी सुप्रीम लीडर का जो स्टेटमेंट आया है, 5वां रोज़ था, उनको जो है वो उनकी नामजदगी हुए, उनके हवाले से गुज़श्ता रोज़ ये खबरें आना शुरू हो गई कि वो कहीं ज़ख्मी हुई हैं। इसराइली मीडिया और अमरीकी मीडिया ने ये बातें शुरू कर दी। अगरचे स्टेटमेंट आने के बाद भी उनकी इस किस्म की खबरें आ रही है कि ये स्टेटमेंट उनका नहीं है, इस तरह की बातें। तो ये जो स्टेटमेंट जारी किया गया है, ऑफिशियली आया है, इसमें जो बात की गई है वो जो एक इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि ये अपने वालिद से ज़्यादा सख्त गिर हो सकते हैं, तो वो उनकी इस स्टेटमेंट से जाहिर हो रहा है। और वो बच्चों की जो शहादत है उनका बदला लेने की बात कर रहे हैं। वो जो खलीजी ममालिक में जो अमरीकी अड्डे हैं उनको बंद करने की बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सख्त किस्म का पैगाम है। इसमें तो कोई नरमी ऐसी नज़र नहीं आ रही और कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जिसके कहा जाए कि आने वाले वक्त में ये जंग जो है वो रुक सकती है।
फिर एक और डेवलपमेंट भी हुई, जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे सऊदी अरब गए हैं, यकीनी तौर पर पाकिस्तान का जो किरदार है इस सारे सिनेरियो में, हमने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जो 2 करारदादें पेश हुई वहाँ पर भी वही किरदार देखा, जो कि पाकिस्तान का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। अमेरिका इसराइल ने जो ईरान पर हमला किया उसकी भी मज़म्मत की गई है, और ईरान ने जो खलीजी ममालिक जो पाकिस्तान के ब्रदर मुल्क हैं और उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं उनकी भी मजम्मत की। तो दोनों करारदादों को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, अगरचे एक करारदाद बहरीन की थी वो मंजूर हो गई, और रूस की जो करारदाद थी उसको अमेरिका ने वीटो किया और वो जो है वो मंजूर नहीं हो सकी। वेलकम बैक जी। हम मुल्की सियासी जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे थे पहले कि नियाल हाशमी साहब को गवर्नर सिंध लगाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, कामरान टिसोरी साहब को हटाया जा रहा है, MQM जिस पे नाला नज़र आती है। जब सारा कुछ नॉर्मल चल रहा था बज़ाहिर, तो ये फैसला करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, बात करेंगे। सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। एजाजुल हक साहब अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर। वैसे रमज़ान में बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि मामलात बड़े नॉर्मल चल रहे हैं, कोई ऐसी सियासी मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, चीज़ें जो हैं वो ऑस्टेरिटी ड्राइव के ऊपर ज़्यादा सुनने में या देखने में आ रही थी, फैसले हो रहे थे किफ़ायत शारी के, लेकिन अचानक से ये फैसला सर सामने आया है। ये अचानक से सर फैसला सामने आया है या आपके इल्म में है कि पहले से इस पर बात हो रही थी? आप किस तरह का डिसीजन समझते हैं ये हुकूमत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये पहले से तय था कि गवर्नर पंजाब और KPK जो है ये होंगे अपना पीपल्स पार्टी की तरफ से, और गवर्नर बलूचिस्तान और सिंध जो है वो PMLN के होंगे। लेकिन MQM ने PMLN के साथ वो जब कोalition में आ रहे थे तो प्रिवेल किया कि इधर यहाँ गवर्नर जो है वो MQM का लगाया जाए, तो उन्होंने MQM का गवर्नर लगाया। अब जो ये तब्दीली आई है ये PMLN की ख्वाहिश से ज़्यादा ये पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश के मुताबिक आई है, क्योंकि गवर्नर ज़रा वहाँ पर जो थे MQM के वो ज़रा प्रोएक्टिव थे और पीपल्स पार्टी को बड़ी उससे नाला थे, वो खुश नहीं थे कि ये पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है वहाँ गवर्नर हाउस में, और काफ़ी एक्टिव वो मतलब जो थे खबरों के अंदर और आगे पीछे। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये फिर पार्टी ने जोर डाला है कि जब आपने तय किया था कि आप अपना गवर्नर लगाएंगे तो आप अपना गवर्नर लगाएं वहाँ पर। तो ये जो मुझे इसका बैकग्राउंड है इस तरह का लगा है मुझे। साकिब साहब। एजाजुल हक साहब, ये बताइएगा कि MQM के हवाले से ही मेरा सवाल है कि MQM जो है वो फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि हुकूमत से अलग होने का वक्त आया चाहता है। आपको लगता है, हमने देखा था कि जब इनके कायद थे तो उस वक्त जो MQM थी तब तो उनकी मरकज़ में बातचीत मान ली जाती थी, कुछ ना कुछ उनका प्रेशर होता था, कभी कराची बंद, फिर MQM पाकिस्तान बनी, फिर जो है वो तमाम MQM इस इलेक्शन से पहले इकट्ठी हो गई, और अब जो है वो जब से ये आए हैं हुकूमत में तब से अब तक धमकी तो देते हैं, कभी उन्होंने अमली तौर पर कुछ नहीं किया। अब की बार आपको लगता है कि वो हुकूमत से अलग होने का चांस ले सकते हैं? देखिए, अलग होना तो मुझे नहीं लगता कि अलग होंगे, लेकिन एक चीज़ें जब एक स्मूथली चल रही थी और मामलात ठीक तरीके से चल रहे थे, तो इस तरह से एक जमात को एतमाद में लिए आप इतनी बड़ी जब तब्दीली लिए तो लाजमी बात है कि वो नाला तो होंगे इसमें। और अब क्या किस तरह से वो अपने आप को मनूवर करते हैं, किस तरह से अपने आप को प्लेस करते हैं, ये तो अब उनकी अपनी हिकमत अमली मैं समझता हूँ है, और हुकूमत किस तरह से उन्हें अकोमोडेट करती है या नहीं करती ये भी देखे कुछ दिनों में मालूम हो जाएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस पोजीशन में MQM है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत जो है वो कंफर्टेबल है, सिंपल मेजॉरिटी उसके पास है, और अगर एक जमात छोड़ के चली जाती है तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस एक ईंट को हटाने से आपको पता है कई मरतबा पूरी इमारत भी नीचे गिर आती है। तो इसमें हिकमत होनी चाहिए कि सियासी माहौल बेहतर और मामला जो है वो जिस तरह से चल रहे हैं वो चलते रहें आगे भी। ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि जिस तरह आप बात कर रहे थे MQM पाकिस्तान के हवाले से, सिंध में तो उन्होंने सियासत करनी है, सिंध में कराची में देखें तो पीपल्स पार्टी के साथ उनके मामलात
अच्छे नहीं चल रहे, ना ही पीपल्स पार्टी को कोई ज़रूरत है कि उनके साथ मामलात MQM के अच्छे हों, तो वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक जानिब सिंध हुकूमत में कोई शेयर नहीं मिलेगा तो वफाकी हुकूमत से भी हमारा शेयर ख़त्म हो जाए, तो कोई कॉम्पनसेशन आप देखते हैं कि चलें एक आधी वजारत बढ़ जाए, या फिर वो जो 28वीं तरमीम में एक हुकूमत ने कहा हुआ है कि जी कि हम आपकी जो ये बल्दियाती इदारों वाली बात है उसको मान लेंगे, उसके पीछे लगाया जाएगा, क्या होगा? मतलब मुमकिना तौर पर आपको क्या लगता है? देखिए, सिंध में पीपल्स पार्टी कोई रूम देने के लिए तैयार नहीं है। मरकज के अंदर हुकूमत अंडर है, पीपल्स पार्टी से काफी अंडर प्रेशर है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इस दफा ये किया कि सारे आईनी ओहदे ले लिए और कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने, तो इसलिए हुकूमत पे वो इनडायरेक्टली बड़ा प्रेशर डाल सकते हैं। और ये जो इनकी कशमकश चल रही है सिंध के अंदर, और उनका जो 2 दफा 26वीं और 27वीं तरमीम में जो वो लोकल बॉडीज का एक्ट लाना चाह रहे थे वो नहीं लाया गया, तो वो सारा पीपल्स पार्टी के दबाव की वजह से। तो इसलिए MQM को भी अब देखना पड़ेगा अपनी हिकमत अमली क्या है, किस तरह से प्रेशर डालते हैं हुकूमत पर, आहिस्ता आहिस्ता डालते हैं, ये यकमुश्त डाल देते हैं। वजारत लेना ना लेना तो एक ही बात है। वजारत यहाँ कौन सा कोई जो बनने में बड़े कोई खुश हैं या इनकी कोई वहाँ पर मेरा ख्याल है कि चल रही है, या कोई है कि कुछ अपनी अपनी वजारतों में कोई बेहतरी ला सकें, फिर तो ठीक है। अगर वो ऐसी चल रहे हैं मामलात को, तो फिर एक की जगह 10 वजीर भी ले लें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई फर्क पड़ेगा उससे। एजाजुल हक साहब, ये बताइएगा कि आज इमरान खान साहब का केस भी लगा था, उनको शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने की दरख्वास्त थी, ज़ाती मुआलिजीन फैमिली तक रसाई की भी दरख्वास्त थी, तो ये एक तासुर था या आप कह सकते हैं कोई बातचीत चल रही थी, खबरें जब गर्म थी कि शायद ये इतना रिलीफ शायद जो है वो उनको मिल जाएगा और थ्रू अदालत के मिलेगा, तो वो रिलीफ तो आज नहीं मिला और ईद से पहले तो अब इम्कान भी नहीं रहा। तो आपको क्या लगता है कि कोई बिहाइंड द सीन कोई चीज़ नहीं चल रही और इमरान खान साहब के लिए, उनकी पार्टी के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है अभी भी? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मानता कि नए जो उनके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आए हैं वो कुछ बेटर सेंस प्रिवेल करेगी, क्योंकि वो जमहूरियत के लिए बड़ी बातें करते हैं हमेशा, आइन की बालादस्ती की। तो अभी तक वो इनको कमेटियों में तो वापस भेज नहीं सके जो जो उनके 6 या दीगर लोग जिन्होंने कमेटियों को हुआ है, क्योंकि जब बेसिक जो डेमोक्रेटिक जो ग्रास रूट्स हैं अगर वो काम करेंगे तो ऊपर की सतह पर क्या काम होगा फिर। लेकिन हुकूमत को भी कुछ थोड़ा जेस्चर ऑफ गुडविल अब दे देना 2.5 साल के बाद, जैसे कि यास्मीन राशिद हैं वो और दीगर लोग जो हैं जिन पे कोई इतने ज़्यादा केसेस नहीं है कि भाई कोई उन्होंने बहुत बड़ा कोई गुनाह किया हो। ठीक है, जो उन्होंने गलती हो जाती है इंसान से, और अगर कोई गलती हुई है अब उसकी सज़ा भी भुगत ली है, तो उनको जो इतनी बाउमर शख्सियात हैं उनको अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत रिलीफ देना चाहिए ताकि माहौल जो है वो थोड़ा बेहतरी की तरफ जाए। ठीक है एजाजुल हक साहब, ये भी बताइएगा कि अभी आप कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी की वजह से अंडर प्रेशर है वफाकी हुकूमत, नून लीग की हुकूमत, वो तनकीद भी कर रहे हैं, ये ऑस्टेरिटी ड्राइव पे भी वो तनकीद कर रहे हैं, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दी उस पर भी तनकीद कर रहे हैं, फिर भी बातें भी अगर उन्हीं की मानी जा रही हैं तो फिर ये नून लीग की हुकूमत जो है ये आज़ाद हुकूमत आप समझते हैं कि है, अगर इतना प्रेशर पीपल्स पार्टी का है सारे आइनी ओहदे रखने के बावजूद? देखिए, कोalition गवर्नमेंट जितनी भी होती है ना, कभी 100% आज़ाद नहीं होती। ये तो इनकी खुशकिस्मती है कि पिछले इलेक्शंस में एक वॉक थ्रू मिल गया था इनको, जहाँ के इनकी जो है, और फिर कुछ ख्वातीन की जो सीटें एक्स्ट्रा मिली हैं उससे एक सिंपल मेजॉरिटी मिल गई। अगर सिंपल मेजॉरिटी मौजूदा हुकूमत के पास ना होती फिर तो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर इन्होंने अब आ जाना था। और इस जो आपने बात की है ना अभी, ये महंगाई की और पेट्रोल की कीमतों पे, इससे तो कोई डिफेंड ही नहीं कर सकता, ना उनकी अपनी हुकूमत के जो लोग हैं वो भी उसको नहीं डिफेंड कर सकते कि हमने ये क्यों इतनी बड़ी गलती और कैसे गलती की है। और अभी तक किसी ने आकर ये जवाब भी नहीं दिया कि क्यों भाई, जब आपके पास स्टॉक पड़ा था और उसमें जितना
अरबों का फायदा उन कंपनियों को पहुंचा जिनके पास स्टॉक था, पीएसओ से लेकर और नीचे निजी कंपनियों तक जितना फायदा पहुंचा है ये, और लोगों की जेब से जितना 860 अरब के करीब लोगों पे बोझ डाला गया इसमें। तो ये चीजें जो है ये हिकमत अमली हुकूमत की कि जब आप एक कोलिशन गवर्नमेंट है तो उसमें ये नहीं होता कि सिर्फ आप काबीना के अंदर हैं, आप अपने कोलिशन पार्टनर भी साथ लेकर चलना पड़ता है। जैसे हाल ही में वजीर आज़म ने मीटिंग बुलाई थी, मैं तो मुल्क में नहीं था लेकिन मुझे भी इतला आई थी, उन्होंने इत्मीनान में लेने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स को बुलाया था जो उनके साथ है। चाहिए तो ये था कि सबको दावत देते, मेरे ख्याल में दी भी थी और पीटीआई ने अटेंड नहीं की, तो सबको इत्मीनान में लेकर फिर आगे चलना चाहिए। ठीक है जज़ुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बानी पीटीआई इमरान खान के अस्पताल मुंतकली का जो केस था उस पर आज समाअत हुई। समाअत के बाद अदालत ने कहा कि 15 मिनट बाद हम शॉर्ट जो फैसला है वो सुना देंगे और वो जारी कर दिया गया, लेकिन जो फौरी मुंतकिल करना था वो दरख्वास्त तो मुस्तरद हो गई और साथ ही मेडिकल जो बोर्ड है वो बनाने का हुक्म दिया गया है अदालत की जानिब से। आज अदालत में क्या हुआ, क्या दलाइल दिए गए और जजिस की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए और फिर ये जो फैसला आया है उस पर पीटीआई का रद्द-ए-अमल क्या है? साकिब साहब ये बताइएगा कि आज पीटीआई के जो वकील थे वो खासे पुरउम्मीद नज़र आ रहे थे जब 15 मिनट का वक्फा किया गया था कि जो है मुख्तसर फैसला जारी कर दिया जाएगा। आपने कमरा अदालत में क्या कुछ देखा और फैसला जारी होने के बाद आपने क्या मनाजिर देखे? बिल्कुल हमजा साहब, ये आज की जो समाअत थी, समाअत के दौरान बाज़ मौक़े ऐसे आए जैसे लग रहा था कि शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने का ऑर्डर अदालत दे सकती है, बल्कि 2-3 दफ़ा जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स भी दिए कि आप शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दें तो क्या वजह है कि हुकूमत नहीं कर रही। जब गवर्नमेंट कह रही थी कि हमने एक दफ़ा चेकअप कराया, दूसरी दफ़ा कराया, बोर्ड बनाया, मुआयना किया, टॉप के डॉक्टर्स लाए, सब कुछ ओके था, तो उन्होंने पूछा सब कुछ ठीक है तो फिर और इम्प्रूवमेंट भी आप बता रहे हैं तो फिर क्या वजह है कि उनका शिफा में टेस्ट वगैरह हो जाए तो क्या हो जाएगा। लेकिन फैसला कुछ और आया। पहले हम थोड़ा सा फैसला बता देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मुख्तसर हम बात करेंगे कि अलीमा खानम साहिबा और जो वकला हैं पीटीआई के, उनमें जो एक नोक झोंक और मुकालमा और एक अजीबो गरीब कैफियत हमने देखी है, तो ये मेरे ख्याल में बड़ी गैर मामूली थी। एक तो फैसला मुख्तसरन ये है कि चीफ जो कमिश्नर इस्लामाबाद के वो मेडिकल बोर्ड बनाएंगे, डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी उनको उसमें रखेंगे और ये मेडिकल बोर्ड जल्दी फौरी बनेगा और फौरी रिपोर्ट देगा जो चीफ कमिश्नर को, और चीफ कमिश्नर फैसला करेंगे कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाना है या नहीं लाना। उन्होंने जाती मुआलजीन वाला मामला इनका एड्रेस ही नहीं किया और ये कहा है कि जी जो फैमिली है उसको बताना ज़रूरी है जेल रूल्स के मुताबिक जेल हुकाम को, और जो मुलाकातें हैं उनके हवाले से ये कहा गया है कि लार्जर बेंच का 2025 का जो 24 मार्च का ऑर्डर मौजूद है तो उसी के मुताबिक की जाए, अगरचे उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और उनकी जो ट्रीटमेंट के हवाले से जो रिपोर्ट्स दी गई उस पर भी उन्होंने कहा कि वो रिपोर्ट्स जो है वो तसल्ली बख्श जो है वो दी हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी आई हैं। तो ये मुख्तसर सा फैसला है। मेरे ख्याल के मुताबिक पीटीआई जो जा रही थी वो उनको नहीं मिला, उन्होंने इस फैसले को मुस्तरद किया है। मेडिकल बोर्ड बहरहाल बनेगा जिसमें 2 ये डॉक्टर और बाकी डॉक्टर्स भी होंगे और जल्दी बनकर जल्दी इसके रिपोर्ट भी सामने आ सकती है या चीफ कमिश्नर के पास मामला आ सकता है। लेकिन एक चीज़ आप ज़हन में रखें कि पहले भी हुकूमत ही जो कुछ कर रही थी या नहीं कर रही थी, अब भी हुकूमत ने ही जो कुछ करना है या नहीं करना वो गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट पंजाब के अडयाला जेल, यहाँ पर एक सवाल ले लीजिएगा क्लैरिटी कि ये जो चीफ कमिश्नर हैं इन्होंने जो रिपोर्ट है वो जमा भी करवानी है अदालत में, उसकी भी कोई तारीख दी गई है या मामला अब उनके सपुर्द कर दिया गया है? नहीं, उनके सुपुर्द कर दिया गया है कि वो जो रिकमेंडेशन होगी मेडिकल बोर्ड की उनको देखकर फैसला करेंगे कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर किसी भी हॉस्पिटल, शिफा का भी नाम नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल शिफ्ट करने की जरूरत है भी या नहीं है।
तो इसमें अगर आप माजी आपको याद हो तो यही डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी हैं, वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा उनको चेकअप कर चुके हैं। तो उन्होंने जो पिछले तकरीबन मेरे ख्याल में जो फरवरी में रिपोर्ट आई थी 2022 को, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि वो रिमार्केबल जो है वो इम्प्रूवमेंट है उनकी बिनाई में। तो जब वो उन्होंने ये लिखा था तो उसमें कोई रिकमेंडेशन हमें नजर नहीं आई। तो अब क्या ऐसा नया होगा कि वो रिकमेंड करेंगे कि इनको जो है बाहर जो है वो शिफ्ट किया जाए? मामला बिल्कुल सादा हम कर दें कि गवर्नमेंट ने फैसला करना है कि इनके जाती मौलजीन को रसाई मिलनी है या नहीं, फैमिली को रसाई मिलनी है या नहीं, शिफ्टिंग होनी है या नहीं, ये गवर्नमेंट ने फैसला करना है। अदालत से ये रिलीफ उनको बुनियादी तौर पर नहीं मिला। नोक-झोंक वाला जो मामला है उसको जरा कर लें, फिर एक और मैंने आपसे सवाल इसके हवाले से पूछना है, पहले आप उस पे बात। जी बिल्कुल मुख्तसर करते हैं। वो भी अलीमा खानम साहिबा की मुकालमा हुआ सलमान अकरम राजा साहब से, लतीफ खोसा साहब से और जो नियाजुल्लाह नियाजी साहब, तो भरी अदालत में उन्होंने कहा कि आप खामोश हो जाएं। अदालत लगी हुई थी, जज बैठे हुए थे, नियाजुल्लाह नियाजी साहब को रोक दिया। वो बड़े सीनियर वकील हैं और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रहे हैं माजी पीटीआई के दौर में, तो वो एक बड़ी गैर मामूली थी। और अलीमा खानम साहिबा के ज्यादा बोलने की वजह से कुछ चीजें उन्होंने वो बोल दी जो स्ट्रेटजी के खिलाफ थी, वो पीटीआई की वकला जो उनके, तो इस वजह से भी उनका केस कहीं ना कहीं खराब भी हुआ है। अच्छा, ये भी हुआ है। अच्छा, दूसरा एक और मामला है साकिब साहब, आज बड़ी हैरत अंगेज एक चीज़ थी। हमने माजी में ये देखा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही थी और उन्होंने उस वक्त की हुकूमत से पूछा था कि अगर मियां नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो आप जिम्मेदारी लेंगे, तो हुकूमत घबरा गई थी। हमने हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा जवाब नहीं देखा था और हुकूमत ने उसके बाद फैसला किया था और मियां नवाज शरीफ को हमने बाहर जाते हुए देखा था, उस पर जमानत उनकी हुई। अब ये वाला जो मामला था, आज भी कुछ ऐसा ही सवाल हुआ जो माजी में सवाल हुआ था। अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन बात वही थी। हुकूमत ने कहा कि जी हम जिम्मेदारी लेते हैं। ये क्या हुआ? नहीं, उसमें जो अल्फाज थे, मैं समझता हूँ अल्फाज भी वही थे। अच्छा, उस वक्त भी जस्टिस अतर मिनल्ला ने उस वक्त की पीटीआई हुकूमत से ये पूछा था कि आप ये जिम्मेदारी लेंगे कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जो जेल में है उसकी सेहत को कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार होंगे, ये जिम्मेदारी आप लेते हैं या लिख कर दे दें। तो उस वक्त वो हुकूमत हिल गई थी। उनके जो सामने खड़े ला अफसरान थे उन्होंने अगर मगर के साथ जवाब दिया तो अदालत ने कहा ठीक है, इसका मतलब यह कि आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे, तो हम ये फिर रिलीफ उनको दे रहे हैं। आज जब ये बात हुई तो आज तो फिर वो डंके की चोट पे एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं अयाज शौकत साहब और एडिशनल अटॉर्नी जनरल है जो है वो, उन्होंने डंके की चोट पे कहा बिल्कुल जिम्मेदारी ले रहेंगे, स्टेट की जिम्मेदारी है। और उन्होंने कहा लिख लें, आपकी तरफ से कहा लिख लें आप कि हम जो है वो जिम्मेदार होंगे अगर इमरान खान साहब को कुछ हुआ। तो ये भी एक अजीब सा मंजर जो है वो वहां पे था। और नवाज शरीफ साहब की, अच्छा एक और बात हमजा साहब यहाँ पे ऐड कर दें, पीटीआई के वकला ने ये कोशिश की कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया गया था उस फैसले का हवाला भी दिया गया, उसको डिस्कस भी किया गया, जिस तरह उनको रिलीफ दिया गया था इस तरह इमरान खान साहब को भी रिलीफ दें। और उनके जाती मालिजीन डॉक्टर अदनान उनके साथ होते थे, तो इनके डॉक्टर फैसल को इजाजत दी जाए। तो सिमिलर उन्हीं ग्राउंड्स पे और फैसले की रोशनी में ये रिलीफ लेना चाह रहे थे लेकिन अदालत से नहीं मिला। अदालत से वो रिलीफ नहीं मिला और हुकूमत पे या कह लें कि जिम्मेदारी ली है कि अगर कुछ भी हुआ तो हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं। हम उम्मीद यही करते हैं कि बिल्कुल सेहत का मामला है और बानी पीटीआई इमरान खान की जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक हो, बेहतर हो और इस हवाले से जो अब हुक्म आ गया है अदालत का उस पर अमल दरामद भी हो। हमने बात करनी है, ये जो ऑस्टेरिटी ड्राइव की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, किफ़ायत शहरी की बहुत बात हो रही है, फिर मोटरवे पे आज हमने देखा कि हद रफ्तार भी कम कर दी गई है, हमने ईंधन की बचत करनी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक और सवाल भी हो रहा है, वो सवाल हम अपने मेहमान से पूछेंगे। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा। मुजम्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका सर। हम बहुत सारे फैसले देख रहे हैं, कोई वफाकी हुकूमत फैसले कर रही है, पंजाब हुकूमत कर रही है, आप लोगों ने फैसले किए, सिंध हुकूमत ने फैसले किए। सर जो तनकीद हो रही है वो वफाकी हुकूमत पे बहुत ज़्यादा हो रही है, पेट्रोल प्राइसेस उन्होंने बढ़ाई हैं और फिर जो उन्होंने फैसले किए हैं उस पर तनकीद हो रही है कि इससे आप क्या ही बचत कर लेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि आप लोगों ने ऐसा क्या मुख्तलिफ किया है जो पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत नहीं कर सकी बचत के हवाले से? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सबसे पहले जो है ये जितनी भी अभी जो ऐलानात किए हैं कि बैरून मुल्क सफर नहीं करेंगे, इलाज के लिए नहीं जाएंगे, गाड़ियों पे बैन, फर्नीचर पे बैन, ये तमाम चीजें हमारी जो है 2022 में कोविड से जो है तकरीबन इस पे जो बैन लगाया था अभी तक उठाया नहीं है। ये नई भी हुकूमत बनी 2024 उसमें भी नहीं हटाया।
दूसरा, पूरे पाकिस्तान में तनख्वाहें बढ़ा दी थी असेंबलियों ने, आपको याद होगा। जी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में वो भी नहीं बढ़ाई थी। तो वफाकी हुकूमत ने तकरीबन ये जो दो ऐलानात में दो किस्म के दिए, एक ये कंजर्वेशन की है और एक की है ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी से वो ये हासिल करना चाह रहे हैं कि जैसे वर्क फ्रॉम होम वगैरह, ये कंजर्वेशन में आ गया कि ताकि जो है पेट्रोल जो हमारे मुल्क में इस वक्त जो ज़खायर है उसका ज़्यादा से ज़्यादा दिन इस्तेमाल किया जा सके। और ऑस्टेरिटी के लिए जो इन्होंने बचत होगी, जो मुझे नहीं लगता कि जो तखमीना लगाई उसके हिसाब से कुछ उसको मिल पाएगा, उस ऑस्टेरिटी से जो मुस्तकबिल करीब में अगर कीमतें वापस बढ़ानी पड़ी तो वो नहीं बढ़ाएंगे, वो जो है सिर्फ इसी से जो पैसे बचेंगे उसका इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन जो कीमतें बढ़ाने वाला फर्क है वो बहुत बड़ा फर्क है। तो ये इस ऑस्टेरिटी से वो जो है नहीं पूरा हो पाएगा। तो बहरहाल हमने एक चीज की है जो दूसरे सूबों में उससे मुख्तलिफ की है कि दूसरे सूबों में बच्चों की स्कूल की छुट्टियां जो है वो किसी ने 13 मार्च से और किसी ने 11 मार्च से दे दी थी। खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ जुम्मे की छुट्टी दे रहे हैं और वो बाकायदा स्कूलों की छुट्टियां स्कूल बंद नहीं कर रहे, नंबर 1। दूसरा ये कि वर्क फ्रॉम होम वाली पॉलिसी में भी हमारा अभी जो है ना नोटिफिकेशन हमने नहीं किया। हम ये समझते हैं कि 50% वैसे ही अगर आपने कर दिया है दफ्तर का स्टाफ जी, तो 50% लोगों का पेट्रोल बचेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद 4 दिन करने का जो है उससे कोई खास बचत नहीं होगी, बल्कि आवाम को नुकसान होगा, क्योंकि ईद के दिन भी है और फिर अगर आप सरकारी दफातर बंद करके बैठ जाएंगे तो सर्विस डिलीवरी भी मुतासिर होगी जो लोगों को मिलनी चाहिए। तो और उसमें जब आप खुद पुलिस को एग्जाम कर रहे हैं, हॉस्पिटल को एग्जाम कर रहे हैं, एजुकेशन आपने पूरा का पूरे इंस्टीट्यूट बंद कर दिए बाकी सूबों में भी, तो फिर आप जो है क्यों करें। तो ये हम समझते थे कि इसको 500 दिन काम होना चाहिए, क्योंकि 50% आपने कम कर लिया। मुजम्मिल असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। वक्त खत्म हुआ, मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।